नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि आज यानी रविवार 25 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत सहायक प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए आज परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें दोस्तों हम आपको उसका मॉडल आंसर बताने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों बता दें आपको टोटल 3 पार्ट हैं, जिसमें फिजिक्स से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, उसके बाद बायोलॉजी से 40 नंबर के और उसके बाद पुनः रसायन से जो है 40 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको भौतिकी के 20 नंबर के प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे कि उसका उत्तर क्या क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी युक्त वीडियोस दोस्तों हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब भी वह प्रकाश, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जल द्वारा अपवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर बी कांच की सतह पर अपवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर सी किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तित होता है और ऑप्शन नंबर डी जो है विशेष प्रकार से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों, हम केवल इसमें आपको आंसर बताते जाएंगे, ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, ऑप्शन आप खुद पढ़ लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए कथन ए एस और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो कथन दिया गया है, यदि एक सीधी तार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उसके दोनों छोर पर कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा क्योंकि परिपथ बंद है। और इसका कारण है, चूंकि परिपथ बंद नहीं है प्रेरित धारा शून्य नहीं होगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए एस और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए एस की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु की श्वेत प्रतिबिंब न बन पाने को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण विपथन। किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु की श्वेत प्रतिबिंब न बन पाने को वर्ण विपथन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी। कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल। कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो वह गैर शून्य बल आघूर्ण और गैर शून्य बल का अनुभव करेगी। प्रश्न क्रमांक 6 है, क्रांतिक कोण क्या है। प्रश्न 6 है, क्रांतिक कोण क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा, क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है या 90 डिग्री के संगत हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, काशी के सूत्र के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू प्रकाश के तरंग दैर्घ्य डेल्टा पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसमें दोस्तों इस प्रश्न के विलोपित होने की भी संभावना है, तो इसमें अपने अनुसार आप से जो प्रश्न का उत्तर आता है वह भी आप देख सकते हैं, परंतु हमारे अनुसार इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि एक धनावेशी चालक को पृथ्वी में जोड़ दिया जाए तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएंगे। यदि एक धनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी से चालक की ओर जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, धातु के घनाकार टुकड़े को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। धातु के टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव शून्य है। टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव जो है शून्य होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किया गया कार्य शून्य होगा। किसी एकांक धनावेश को यदि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो जो किया गया कार्य है वह शून्य होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका दोस्तों आप देख सकते हैं, सीधा उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल ए और बी, अर्थात यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और बी है
यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रति इकाई धनावेश आवेश द्वारा किया गया कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी पर, अर्थात प्रत्येक प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और प्रत्येक प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच के विभवांतर पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है निर्भर करती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित आवेश प्रणाली के लिए स्थिर विद्युत ऊर्जा को बढ़ते क्रम में श्रेणीबद्ध करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, इसमें दोस्तों कथन और कारण दिए गए हैं। तो इस कथन दिया गया है, पृथक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की स्लैब भर देने पर पूरे निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है और इसका कारण है दोनों प्लेटों के बीच का बल कम होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एस और आर दोनों सही हैं एवं आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, जोड़ी बनाइए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको सीधा बता देते हैं कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। पहला का तीसरा होगा, अर्थात प्लांक नियतांक का जो विमेय सूत्र है वह M1L2 और T-1 होगा। और दूसरा है बी, रोधी विभव का जो विमेय सूत्र है वह M1L2 T-3 और A T-1 होगा। और देख सकते हैं जो दोस्तों जो अन्य संबंधित और उत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे हैं। दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंगे। दूरसंचार में दोस्तों प्रयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित कण समान वेग से गतिमान है। निम्नलिखित कण समान वेग से गतिमान है, किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ब्रॉगली की जो क्षमा करें इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगा वह अधिकतम होगी। प्रश्न क्रमांक 19 है, दिए गए कथन एस तथा कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान नहीं होता फिर भी वह नियत संवेग रखता है और कारण है फोटॉन का संवेग उसकी ऊर्जा के कारण है, अतः यह समतुल्य द्रव्यमान है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। एस और आर दोनों सही हैं और आर जो है एस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न क्रमांक 20 और ये दोस्तों हमारा फिजिक्स का जो प्रश्न है उसमें अंतिम प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, वो है ध्वनि तरंगे। तो दोस्तों नंबर 21 है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। तो कथन दिया गया है, बेंथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर के हर्बेरियम और वनस्पति उद्यानों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। और कारण दिया गया है, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचान के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। तो इसका जो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी है। दोनों कारण और जो कथन है दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्न में से कौन सा कथन पौधे के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है। लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 है, मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों इन सभी की कमी से पत्तियों का रंग जो है सामान्य बना रहता है, गहरा हरा इनमें से किसी की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, अरीय सम्मिति किस पुष्प में पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अरीय सम्मिति जो है ब्रैसिका पुष्प में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 26 है, पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 27 है, जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेग हीमोग्लोबिन जो है जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम है।
प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को फिलोट्स कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, पौधों में बहुकोशिकीयता के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 31 है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन दिया गया है C3 और पौधे C4 पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषक रूप से बहुत कम कुशल होते हैं, और कारण दिया गया है C4 पौधों में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। दोनों सही हैं और RA इसकी सही व्याख्या करता है। प्रश्न क्रमांक 32 है, लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है, लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 33 है, फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में सेरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 34 है, किस वर्णक में Cu++ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टोसाइनिन में जो है वर्णक में Cu++ होता है। अब प्रश्न क्रमांक 35 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में हमें मिलान करना है। तो इसके लिए दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा। प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्न में कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दाता अणुओं की भूमिका और प्रकारों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ए एंड डी जो है सही हमारा यहाँ पर विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 37 है, निम्न में कौन सा कथन जीवधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य बीच में खुले स्थान की रक्षा करता है और स्थिति का सही वर्णन करें? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा और पांचवा, तो तीसरा दिया गया है दायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल की रक्षा करता है, और पांचवा दिया गया है माइट्रल वाल्व को स्पाइकलिड वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 38 है, क्रैंस प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए C4 पौधे में जो है क्रैंस प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। प्रश्न क्रमांक 39 है, हील अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, WBC की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। WBC की जो सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं वह न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है, मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में जन्म के समय 270 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है, पसलियां जुड़ी होती है, पसलियां खाली स्थान से जुड़ी होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। पसलियां जो हैं उरास्थी या स्टेनम से जुड़ी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 43 है, यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपने F2 पीढ़ी में एक समान 1:1 अनुपात दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पौधे एक संकर क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 44 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के खाली स्थान विरोधाभासी गुणों को लिया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे जो हैं उसमें कुल 7 विरोधाभासी गुणों को लिया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा और चौथा सही होगा। अर्थात पुनेट स्क्वायर की जो परिभाषा इसके माध्यम से युग्मकों के संयोगों का पता लगाया जाता है, और जो चौथा है बहुजीनी लक्षण इसका परिभाषा होता है 3 या अधिक प्रकार के जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 46 है, सुमेलित कीजिए। इसमें दोस्तों स्तंभ 1 को स्तंभ
स्तंभ 2 से हमें सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर की हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा सही उत्तर का क्रम होगा। प्रश्न क्रमांक 47 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसके लिए कथन दिया गया दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात 2:1:2:1 होता है और कारण दिया गया है अपूर्ण प्रभाविता के विषम युग्मजी अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न क्रमांक 48 है, स्तनधारी के पश्चपाद की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर ले जाइए। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका जो क्रम है उसका सही उत्तर का क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 39 है, यूकैरियोट्स के आनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई, डी, सी, बी और बी। इस प्रकार दोस्तों हमारा क्रम होगा। प्रश्न क्रमांक 50 है, नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और थर्ड। ए दिया गया है प्रोलिलस मेढक की 8वीं कशेरुका होती है और तीसरा दिया गया है एन्फीप्लेटियन स्तनधारी की कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 51 है, किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजन की अधिकतम आवृत्ति होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजन की अधिकतम जो आवृत्ति होती है वह 50% होती है। प्रश्न क्रमांक 52 है, 9:7 किस तरह की आनुवांशिकता का परिणाम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 9:7 जो है वह पूरक कारक आनुवांशिकता का परिणाम होता है। प्रश्न क्रमांक 53 है, यदि लाल पुष्प वाले पौधों को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ संकरित किए जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार की आनुवांशिकी दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो जाती है तो वह अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 54 है, पौधों एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो ड्रीविस। ह्यूगो ड्रीविस ने पौधों एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम अवलोकित किया। प्रश्न क्रमांक 55 है, नीचे लिखे कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो हमारा कथन दिया गया है, प्रबलता के फलस्वरूप डाई हाइब्रिड अनुपात 9:3:4 अथवा 12:3:1 प्राप्त होता है। इसका कारण दिया गया है, प्रबलता में एक जीन किसी अन्य नॉन एलिलिक जीन की अभिव्यक्ति को रूपांतरित कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु कारण आर जो है वह गलत है। प्रश्न क्रमांक 56 है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पुनः स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है। इसके लिए दोस्तों आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। हम आपको केवल सही उत्तर बता रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का 1। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 97, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनें। तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वह पहला, दूसरा और चौथा जो है कथन वह सही होगा। पहला कथन है, प्रोकैरियोट्स में mRNA का अनुलिपीकरण अनुलेखन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा कथन है, प्रोकैरियोटिक mRNA मुख्य रूप से पॉलीसिट्रॉनिक होता है। और चौथा जो है, प्रोकैरियोट्स में अनुलिपीकरण में 40S और 60S राइबोसोम यूनिट भाग लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 है, लैक ओपेरोन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाइए। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, अर्थात CABED। इस प्रकार दोस्तों हमारा लैक ओपेरोन में जो जीन्स का क्रम है वह होगा। प्रश्न क्रमांक 59 है, निम्नांकित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडॉन पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पहला और दूसरा, अर्थात अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफॉन और मेथियोनाइन के लिए जो है कोडॉन एक ही प्रकार का पाया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 60 है, और ये हमारा दोस्तों जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रोकैरियोटिक DNA प्रतिलिपि
प्रतिकृतिकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम का प्रयोग में लाए जाने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, EDCB। BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुईस अम्ल संकल्पना के आधार पर BF3 की जो है व्याख्या की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 62 है, जल एवं एथिल अल्कोहल के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का क्वथनांक जल एवं एथिल अल्कोहल के मिश्रण के सैद्धांतिक मान से कम है, अतः यह मिश्रण प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। प्रश्न क्रमांक 63 है, Mn2 प्लस Ni2 प्लस Cu2 प्लस एवं Hg2 प्लस आयनों के अम्लीय जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा CuS एवं HgS, अतः दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 64 है, FeCl3 का जलीय विलयन होता है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। प्रश्न क्रमांक 65 है, निम्न में से किसके समान आयतन मिलाने पर एक बफर विलयन निर्माण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प दाब जो है एक अणुसंख्यक गुण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 67 है, 0.10 MnACl विलयन में सिल्वर क्लोराइड का विलेयता क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा, 1.2 × 10⁻⁹ इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 68 है, 283 केल्विन ताप पर एक विलयन जिसमें 1.82 ग्राम ग्लाइकोल प्रति लीटर में उपस्थित है, जिसका परासरण दाब 518 mmHg पाया गया ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61.97 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 69 है, 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल 36 N को 50 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन की मोलरता होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 9m जो है मोलरता होगी। प्रश्न क्रमांक 70 है, N/20 सांद्रता के NaOH विलयन प्राप्त करने के लिए 10 ml आसुत जल को NaOH की कितनी ग्राम मात्रा घोलना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.0 ग्राम होगा। प्रश्न क्रमांक 71 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो उपयोग है वह नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 72 है, मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार अनुमापन का एक सूचक है, रंग परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षार में पीला एवं अम्ल में लाल रंग हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 73 है, फिनोल्फथेलिन का रंग परिवर्तन एवं उसके अनुरूप संरचना अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, रंगहीन बेंजीनोइड रूप में और अम्ल में एवं गुलाबी क्विनोनॉइड के रूप में क्षार में होता है। प्रश्न क्रमांक 74 है, एलिजरीन उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा मॉडर्न रंजक, एलिजरीन जो है एक मॉडर्न रंजक का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 75 है, मैलेकाइट ग्रीन निम्न यौगिकों के बीच अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बेंजिल डाइएज़ोनियम क्लोराइड एवं एनिलीन के अभिक्रिया द्वारा मैकेलाइट ग्रीन जो है प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 76 है, इनमें से कौन सा सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा, जो टेरेलिन का जो दोस्तों बहुलक का सूत्र होता है वह जो दिया गया है वह नहीं है। इसके अलावा जो नायलॉन, टेफ्लॉन और रबर का जो सूत्र है वह सही दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 77 है, बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यह बेकेलाइट का बहुलक है। प्रश्न क्रमांक 78 है, निम्न में कौन सा एक वैट रंजक है एवं जीन्स को रंगने के लिए काम किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो जो है एक वैट रंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 79 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रोपिन। प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रोपिन का बहुलक है। प्रश्न क्रमांक 80 है, पीवीसी किस
बहुलकीकरण विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। संघनन बहुलीकरण के द्वारा पीवीसी का जो बहुलीकरण है वह प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 81 है, वह औषधि जो शरीर के ताप को कम कर देता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा, वह औषधि जो शरीर के ताप को कम करता है उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 82 है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर x एवं y का मान जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। 3 और 5 जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 83 है, डेनियल सेल का E0 सेल होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्लस 0.42 भी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 84 है, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडे में स्थायी होता है। तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। स्पॉटेम जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 85 है, नीचे दिए गए कथन एएस और तर्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो दोस्तों अभिकथन और कारण है उसको आप स्वयं पढ़ लेंगे। उसका जो सही उत्तर है वो आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 86 है, निम्नलिखित यौगिकों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BCEA इसका सही क्रम होगा। प्रश्न क्रमांक 87 है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मधुरक को उनके घटते माधुर्य मान के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DBCA और CE जो है इसका सही उत्तर का क्रम होगा। प्रश्न क्रमांक 88 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का जो है सेकेंड होगा। प्रश्न क्रमांक 89 है, खाद्य उत्पादों में प्रयुक्त प्रति ऑक्सीकारक की पहचान करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। केवल ए और बी अर्थात ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन और पॉलीलाइको स्वीरेट जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 90 है, संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 91 है, पी कक्षक की आकृति होती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। पी कक्षक की जो आकृति होती है वह डंबल आकार की होती है। प्रश्न क्रमांक 92 है, एथीन अणु में कार्बन अणुओं का संकरण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एथीन अणुओं के मध्य में जो कार्बन परमाणुओं के मध्य में संकरण होता है वह sp3 प्रकार का संकरण होता है। प्रश्न क्रमांक 93 है, अणुसूत्र C4H8O के समावयी एल्डिहाइड एवं कीटोन की संभावित संख्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 94 है, प्रश्न दोस्तों आप स्वयं पढ़ लेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 95 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 96 है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 97 है, नीचे दिए गए अभिकथन एएस और तर्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो अभिकथन और तर्क है दोस्तों आप स्वयं पढ़ लेंगे। इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एएस और आर दोनों सही हैं पर आर ए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। यह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए और बी तो डी ब्रॉगली समीकरण के लिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए और बी है वह उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है उसको चिन्हित करें और H2 चिन्हित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। केवल सी और डी जो है वह गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, F2 अणु के प्रतिद्वंदी आणविक कक्षक में कुल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, Cn- CO तथा NO+ का बंध क्रम समान होता है। तो यह भी दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है यह गलत होता है। और प्रश्न क्रमांक 100 है, यह हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है।
प्रश्न क्रमांक 100 है, निम्नलिखित का अम्लीयता का सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अपने सभी उत्तरों को मिलान कर लिया होगा। अब दोस्तों आपको काम ये करना है कि कमेंट में आपको बताना है कि आपके 100 में से टोटल कितने नंबर आए हैं। पुराने वीडियो को दोस्तों यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपके और किसी दोस्त ने भी यह पेपर को दिलाया है तो उस तक भी दोस्तों यह वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने वीडियो को अब अंत करते हैं।